की वंदे। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्रभक्ति। तो 42 की हो गई है भारतीय जनता पार्टी। आज बड़ा कार्यक्रम हुआ और आज सुबह एक ट्वीट भी किया भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें उन्होंने ये लिखा, वो एक वीडियो लगाया था पुराना अटल बिहारी वाजपेयी का, जिसमें वो कह रहे थे कि अंधेरा छटेगा फिर एक कमल खिलेगा। वहां से भारतीय जनता पार्टी का सफर किस तरीके से तय हुआ, 2 सांसदों से आज 300 पार सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं, ये पिछले 40 साल का सफर है। अब पिछले 42 साल में कैसे बीजेपी बढ़ी है, आइए आपको उसका ब्यौरा दें। तो 6 अप्रैल 1980 में पार्टी की स्थापना हुई। सन 84 लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीट मिली। 1998 में, जैसे आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में केंद्र में गठबंधन की एक सरकार बनी, लेकिन वो सिर्फ 13 ही महीने चल पाई। 1999 में फिर बनी सरकार, जो कि आप जानते हैं कि पूरा अपना कार्यकाल पूरा किया उसने। 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सरकार फिर से आई। 2019 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार फिर से आई और आज 12 राज्यों में अपने दम पर सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। 18 राज्यों में एनडीए की सरकार, यानी कि बीजेपी और एनडीए मिला करके 18 राज्यों में हैं इस देश के। ये हैं बीजेपी के बढ़ते हुए पदचिन्ह। अब बात करते हैं कि विपक्ष अपने आप को कहां पाता है यहां पर, इस बढ़ती भाजपा और चढ़ती भाजपा में। तो बीजेपी की एक विभाजनकारी नीति है, यह कहना है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का। उन्होंने कहा है कि कई राज्यों में बीजेपी का विभाजनकारी एजेंडा चल रहा है, राज्यों में इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, मिलकर नफरती ताकतों का सामना करना होगा, पार्टी में एकता सर्वोपरि है, पार्टी में एकता के लिए कदम उठाने के लिए तैयार होने चाहिए, जो सुझाव मिले उन पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस का पुनर्स्थान देश के लिए जरूरी है और संविधान के लिए जरूरी है और लोकतंत्र के लिए जरूरी है। कांग्रेस का रिवाइवल लोकतंत्र के लिए जरूरी है, शिविर जरूरी ताकि तैयार हो सके रोड मैप। तो यह कांग्रेस पार्टी का कहना है एक बढ़ती हुई बीजेपी के बीच में। अब इस बीच यह बात हो रही है, यह गणित लगाई जा रही है कि भाई विपक्ष का नेता कौन है। ममता हो, केजरीवाल हो, सोनिया गांधी ही रहें, या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हो जाएं, या शरद पवार हो जाएं। अब यूपीए का नेतृत्व करने से इनकार कर दिया शरद पवार ने। उनका यह बयान है कि यूपीए का अध्यक्ष बनने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विरोधी मोर्चे को नेतृत्व मैं नहीं करूंगा, साफ साफ बोल दिया उन्होंने। अगर बीजेपी के खिलाफ कोई संयुक्त मोर्चा बनता है तो मैं उस मोर्चे की मदद करूंगा। अब यह बयान को आप इस चीज के जोड़ करके देखिए कि कल रात में एक मीटिंग हुई और हम उसके बारे में आपको बताएंगे। पहले आज की एक मीटिंग के बारे में बताते हैं। शरद पवार की नरेंद्र मोदी से 20 मिनट की मुलाकात हुई। यह आज की बात है, लेकिन अब आप यह सोचेंगे और आप यह बोलेंगे कि तो मिलते रहते हैं, और यह बात सच है, वो मिलते रहते हैं। लेकिन एक पृष्ठभूमि है आज की इस 20 मिनट की मीटिंग में। कल रात एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों से पवार मिले। इस मुलाकात में शिवसेना के संजय राउत और बीजेपी के नितिन गडकरी भी मौजूद थे। आधिकारिक रूप से यह बताया गया कि महाराष्ट्र के मुद्दों पर यह चर्चा हो रही थी, लेकिन यह मुलाकात बहुत सारे सवाल उठा रही है और बहुत बड़े बड़े सवाल उठा रही है। और जो सबसे बड़ा और प्राथमिकता से पूछा जाने वाला सवाल है वो है कि क्या विकास अघाड़ी, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी खतरे में है। इससे पहले भी कई बार ये सवाल पूछे गए हैं, तो खतरा आया तो नहीं, लेकिन हर बार कुछ बात ऐसी हो जाती है कि यह सवाल दोहराना पड़ता है। तो सवाल इंडिया का में आज जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो है ये: बढ़ती भाजपा, चढ़ती भाजपा, भाजपा के बढ़ते कदम क्या रोक पाएगा विपक्ष? सबसे महत्वपूर्ण सवाल। सोनिया गांधी का कांग्रेस को संदेश है कि पार्टी मजबूत करना लोकतंत्र के लिए जरूरी है। पवार या परिवार,
यूपीए का भविष्य क्या है? मोदी और पवार की 20 मिनट की मुलाकात, और जो सबसे बड़ा सवाल है, किस करवट बैठेंगे पवार? विपक्ष से सवाल हैं, पवार से सवाल हैं, तमाम सवाल हैं, और आइए ये सवालों का सिलसिला यहां पर शुरू करते हैं। हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे मेहमानों का। प्रकाश चंद शर्मा नेता हैं बीजेपी के, महेश तापसे प्रवक्ता एनसीपी, आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस, सुजाता पांडे बीजेपी समर्थक और विनोद शर्मा पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। 42वां बर्थडे आप मना रहे हैं अपनी पार्टी का, आपको बहुत बहुत बधाई। आपके जो फुटप्रिंट्स हैं वो लगातार देश में बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये विपक्ष की विफलता की वजह से बढ़ती भाजपा और चढ़ती भाजपा हो रहा है, या आपने कुछ ऐसा किया है जिस वजह से आप बढ़ रहे हैं? संकेत सबके सामने है कि राजनीति को राष्ट्रनीति में कैसे परिणत किया जाता है और उसका फायदा क्या मिलता है। पूरा विश्व, जहां पूरे विश्व में लोकतंत्र खतरे में है, भाजपा एक ऐसी सरकार है लोकतांत्रिक तरीके से, लोगों की सहभागिता से, और जो आज हमने स्थिति उत्पन्न की है, पूरा विश्व उसका कायल हो रखा है। नेपाल के प्रधानमंत्री अभी हमारे बीजेपी हेडक्वार्टर आगे गए, अभी काफी सारे जो एम्बेसडर्स है वो हमारे साथ विजिट कर रहे हैं, और ये परंपरा को देख रहे हैं कि स्वस्थ परंपरा कहाँ होती है, और ये ऑर्गेनिक ग्रोथ है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि हमने बहुत ज्यादा कुछ किया है। हमारे डेडिकेटेड लोग जो हमें लीड कर रहे हैं, जो टॉप पे हैं, उनका बैकग्राउंड देखिए, किस तरह से चीजें उभर के आई हैं। आज विश्व के परिधान में भारत को देखिए कि भारत के भाजपा के राज्य में जब मोदी जी की सरकार रही है, पिछले 7 सालों से लीड कर रही है, विश्व में हम कहाँ पहुंचे हैं। तो यह एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परिपक्वता का हिस्सा है, जिसमें हमने राजनीति को राष्ट्रनीति का नाम दिया है, और राष्ट्रनीति के माध्यम से परिवारवाद को साइड करते हुए, राष्ट्र को सर्वप्रथम रखते हुए पूर्णकालिक रूप से लोग लगे हुए हैं, और परिणाम सबके सामने है कि समृद्ध राष्ट्र को निर्माण करने की ओर से हम अग्रसर हैं। ठीक है, महेश तापसे जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, और सवाल विपक्षी खेमे में सबसे बड़ा अभी आज की डेट में तो ये है कि शरद पवार जी जो हैं उनके, आपको मेरी आवाज आ रही है महेश जी? मुझे सुन पा रहे हैं? जी आ रही है संकेत जी, नमस्कार आपको। हाँ नमस्कार। मेरा आपसे सवाल यह है कि अभी आज की डेट में विपक्ष के खेमे का सबसे बड़ा सवाल यह है कि पवार जी के मन में क्या है, क्या पवार जी करना क्या चाह रहे हैं? कल वो मिलते हैं गडकरी से, कल वो मिलते हैं संजय राउत से, कल वो विधायकों से मिलते हैं एनसीपी के और कांग्रेस के विधायकों से। 2 दिन पहले कहते हैं कि मैं यूपीए को हेड करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि अगर इस तरीके का एंटी बीजेपी फ्रंट बनेगा तो उसका मैं समर्थन कर दूंगा। आज वो प्रधानमंत्री से मिल लेते हैं, तो कुछ जरा समझ में नहीं आ रहा है कि उनके मन में क्या है। थोड़ा प्रकाश डालिए। संकेत जी, पवार साहब इस देश के एक बड़े नेता हैं। 50-55 साल की उनकी राजनीतिक उनका करियर रह चुका है, और कल की जो आप जिस मेजबानी और दावत की आप बात कर रहे हैं, उसमें महाराष्ट्र के 110 विधायक जो पहली बार चुन के आए, जो सभी दलों के थे, वो 2 दिन के दिल्ली संसद के दौरे पे थे, और उसी दौरान पवार साहब ने उनको निमंत्रित किया। सभी दलों के विधायक थे, कांग्रेस के भी थे, शिवसेना के भी थे, भारतीय जनता पार्टी के भी थे, और हमारे एनसीपी के भी थे। तो उनको निमंत्रण किया गया कि शाम का खाना पवार साहब के साथ में खाया अच्छा, शिष्टाचार। इसी प्रकार उन्होंने नितिन गडकरी साहब को भी निमंत्रण दिया, शिष्टाचार के रूप में नितिन गडकरी जी को भी दिया। नितिन गडकरी जी आए, शिवसेना के राउत साहब भी आए, और जो विधायक थे वो भी आए। दिल्ली में अब कोई बड़ा नेता पहली बार चुने हुए विधायकों के लिए अगर कोई स्नेह भोजन रखता है तो उसमें कोई गैर नहीं है। आखिर हम सबका मकसद एक ही है कि इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करना। हम अपनी तरफ से कर रहे हैं और पार्टी अपनी तरफ से कर रही है, और वही प्रयास था कि कल का भोजन रखा जाए। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये जो जब बात होती है लीड लेने की, मजबूत, हम जानते हैं कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के जो आर्किटेक्ट हैं वो शरद पवार हैं। बात हो रही है लीड लेने की यूपीए में, ऐसे में शरद पवार जो हैं वो अपना कदम क्यों खींचते हैं? वो एकदम खुल के फ्रंट में क्यों नहीं आना चाहते मोदी के खिलाफ? पवार साहब ने खुद कभी नहीं कहा, पवार साहब ने खुद कभी नहीं कहा कि वो लीडरशिप पोजीशन में या लीडरशिप के रोल में यूपीए में आना चाहते हैं। ये तो छोटे दलों की मांग है, ये कई दलों की मांग है। अब इसके अंदर विचार विनिमय चर्चा जो होगी वो राष्ट्रीय स्तर पे होगी ना। जो यूपीए के जो घटक दल हैं उनके बीच में ये चर्चा होनी चाहिए,
और वो जब होगी सब होगी। लेकिन पवार साहब ने खुद कभी नहीं कहा कि वो यूपीए के नेता या यूपीए के प्रमुख बनना चाहते। मेरे ख्याल से पवार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी शुरू हो गई है। जी ठीक ठीक ठीक। आलोक शर्मा, हम शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब शुरू होगी हम उसको सुन करके और जो वो कहेंगे वो भी आप तक जरूर लाएंगे। लेकिन आलोक शर्मा, मैं आपके पास आना चाहता हूं आलोक जी, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस प्रेसिडेंट का ये कहना, कांग्रेस अध्यक्ष का ये कहना कि कांग्रेस रिवाइव हो जाए, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र में ये होना बहुत जरूरी है, लोकतंत्र के लिए कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल बहुत जरूरी है, ये उनका बयान था। इसी बीच आप जानते हैं कि कांग्रेस के ऊपर तमाम तरीके की बातें बोली गई हैं। आप लगातार जो चुनाव हारते गए हैं उस पर सवाल उठाया गया है। वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उसमें तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपनी पैठ जमाने की भी कोशिश कर रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपने आप को इस विपक्षी खेमे में कहां पाती है आलोक जी? देखिए संकेत जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को आज उनके स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। जहां तक आपने मूल प्रश्न पूछे हैं, मैं उनसे काफी हद तक सहमत हूं कि इस तरह का माहौल बन रहा है। लेकिन आज अभी जो एनडीटीवी पर नीचे चल रहा है मोदी जी का भी, कि दो तरह की राष्ट्र के अंदर जो है दो तरह के लोग हैं और दो तरह की विचारधारा हैं। मैं समझता हूं कि अगर बेरोजगारी का चरम हो जाए, ताबड़तोड़ महंगाई हो जाए, सरकारी टैक्स लूट करे, भुखमरी सूचकांक में देश बहुत ऊपर चला जाए, 84% लोगों की आय गिर जाए, 22 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाएं, लाखों उद्योग बंद हो जाएं, चीन हमारी भूमि पर बैठ जाए, तमाम संवैधानिक संस्थाओं का गला घोट दिया जाए और डिवाइड एंड रूल की राजनीति केवल हो, तो ये मोदी जी को और भाजपा को मुबारक हो। देश इस तरह की राजनीति को नहीं चाहता। जहां तक बात विपक्ष की है, कि बिल्कुल सही संकेत जी, हमारी कुछ कमियां रही, हमारी कुछ गलतियां रही, जिसकी वजह से बाकी जो छोटे क्षेत्रीय दल थे उनको मौका मिला। आज भी वैचारिक आधार पर, प्रसार के आधार पर, अपनी उपस्थिति के आधार पर, पिछले तमाम अगर आप चुनाव देखें उनमें वोट बैंक के प्रतिशत के आधार पर, सब जगह अगर कोई मजबूत विपक्ष है तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने ही मोदी जी का विरोध किया है। आप देखिए, चाहे वो पेगासस हो, चाहे वो तमाम तरह की जितने भी चीजें आई, राफेल से लेकर लैंड एक्विजिशन बिल से लेकर किसान आंदोलन से लेकर, अगर विपक्ष की भूमिका किसी ने निभाई वो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी ने निभाई। लेकिन उसके बावजूद हमसे कुछ ना कुछ चूक रही हैं, और वो चूक ये रही हैं कि हम झूठे जो प्रचार तंत्र हैं उसको नहीं रोक पाए। हम जो झूठी वाहवाही थी, जो स्वस्तुति थी, हम उसका पर्दाफाश नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं हमारी उसके अंदर कमी रही है। नहीं तो जिन लोगों को 400 रुपए में सिलेंडर जो है वो महंगा दिखता था, आज उनको 1100 रुपए, 1,500 रुपए में, 1,050 रुपए में सस्ता नजर आता। पर मैं आपको आलोक जी एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए 2012-13 में जब महंगाई के बारे में चर्चा होती थी, हम देखते थे कि जमीन पर उसके बारे में चर्चा होती थी, जमीन पर और सरकार को वो चोट भी देती थी, महंगाई की एक बहस। आज की डेट में मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब दाम लगातार इतना बढ़ता चला जा रहा है और उसके बाद भी महंगाई जमीन पर मुद्दा जरूर है लोगों के लिए, लेकिन राजनीतिक रूप से मुद्दा न बन पाना, यह आप किसकी विफलता मानते हैं? आप प्रयास जरूर कर रहे हो, लेकिन क्या जनता में आपका संदेश जा रहा है? देखिए, उस तरीके का हम ना तो प्रदर्शन देख रहे हैं जो कि आपके खिलाफ हुआ करता था, तब तो तेल के दाम भी कम थे, इतने नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं संकेत भाई, आपके चैनल ने हमेशा उन चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया भी है कि किस तरह से महंगाई है। लेकिन आप ये देखिए कि कपटी राष्ट्रवाद, मैं 2 शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कपटी राष्ट्रवाद और नकली धार्मिक भावनाएं, जब ये 2 चीजें हावी हो जाती हैं और तंत्र पर कब्जा होता है, आज संघर्ष के सारे रास्ते लोकतंत्र के बंद हैं। आप आज आरटीआई लगाइए मोदी जी के खिलाफ, अगर जवाब आ जाए तो। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी यूनिवर्सिटी से, स्कूल से पूछ लीजिए अगर वो पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, अब आपके पास जवाब आ जाए तो। आप राफेल पे आप कोई आरटीआई लगा लीजिए, जवाब आ जाए तो। आप किसी कोर्ट में चले जाइए, सरकार के खिलाफ कोई पीआईएल एक्सेप्ट हो जाए तो। धारा 370 और 35 के मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और देश के प्रधानमंत्री दहाड़ दहाड़ के लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि धारा 370 हट गई। आप भी ढूंढिएगा, मैं भी ढूंढूंगा, मुझे आज तक वो कागज नहीं मिला जिसमें लिखा हो कि धारा 370 अब हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा नहीं। कहावत है कि सच जब तक अपने शूज पहनती है, झूठ 2 बार पूरे विश्व का चक्कर लगाकर आ जाती। हम उस झूठ का मुकाबला नहीं कर पाए।
हमने अपने यूथ कांग्रेस NSUI को उतना मजबूत नहीं बनाया जितना बनाकर उसका मुकाबला किया जाना चाहिए था। ये हमारी कमी रही है। लेकिन आखिर में रिजल्ट क्या है? देश किस दौर से गुजर रहा है? नोटबंदी से लेकर अभी तक क्या सिचुएशन है? आज बताइए आप कहां पर किस तरह से भूखमरी बढ़ रही है, किस तरह से चाइना घुसा हुआ है। ठीक, आपकी बात सही है। ये सारे वो मुद्दे हैं जो कि जरूरी हैं, लेकिन एक लोकतंत्र में, विनोद जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, एक लोकतंत्र में अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि देखो हम जनता के सामने एक मौका था, अगर वो नाराज थे तो ये चुनने का कि वो कितने नाराज हैं, और उसके बाद भी उन्होंने हमें चुना, और हमेशा एक चुनावी जीत को ये बोल के प्रस्तुत किया जाता है कि देखो जनता नाराज नहीं है, जनता समझ रही है जो कुछ भी हो रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि किसकी कन्विंसिंग पावर बढ़ी है और किसकी कम हुई है? आपको लगता है कि ऑपोजिशन में भरोसा नहीं है कि इतने बड़े बड़े मुद्दे भी हो जाएं लेकिन उसके बाद भी जमीन पर वो तूल नहीं पकड़ पाते सरकार के खिलाफ? देखिए, बात है, एक तो जो ऑपोजिशन, जो विपक्ष है, वो टूटा फूटा है, वो छिटका हुआ है एक दूसरे से। दूसरी अहम बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की हालत आज के दिन कुछ ऐसी है जैसे कि विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म हो और हर मैच में अपेक्षा होती है विराट कोहली एक सैकड़ा लगाएगा और मैच जितवाएगा, और कांग्रेस पार्टी इस बात में सक्षम सिद्ध नहीं हो रही है, और ये काफी लंबे समय से चल रहा है। देखिए, बात यह है कि सिर्फ नेताओं के लेवल पर प्रोटेस्ट करना, पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट करना, गांधी जी की मूर्ति के बाहर पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट करना, महंगाई के खिलाफ और मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी के खिलाफ, उससे काम नहीं चलेगा। जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन जमीन पर शिथिल पड़ी हुई है, जब तक आपका कार्यकर्ता उत्साहित होकर बाहर नहीं निकल रहा है, जब तक आप अपने कार्यकर्ता को वो इंकरेजमेंट नहीं दे रहे हैं अपनी बातों से, अपनी ब्रीफिंग से, कि जनता के मध्य में जाकर उनको क्या बात करनी है, तब तक आपकी पार्टी में रक्त का संसार नहीं हो सकता। और इसीलिए बार बार ये बात उठती है कि यूपीए का जो नेतृत्व है वो शरद पवार जी को दे दिया जाए। अब बात यह है कि ये बात सच है कि शरद पवार आज के दिन सबसे वरिष्ठ राजनीतिक नेता हैं, और चूंकि वो सबसे वरिष्ठ हैं तो उनके पास ये एक्सपीरियंस भी है कि वो अपेक्षा ये नहीं करते कि उनकी पार्टी या वह स्वयं कांग्रेस के नेतृत्व का सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। और उन्होंने ये बात एक बार नहीं कई बार कही है, मेरे सो व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने कही है कि मैं पिछले 2019 के इलेक्शन से पहले उनका एक एडवाइस था कि जो लोग, वरिष्ठ लोग इकट्ठे मिलकर कैंपेन करें विभिन्न पार्टियों के जो कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। और उसमें उन्होंने अपना नाम लिया, देवेगौड़ा का नाम लिया, सोनिया गांधी का नाम लिया और कई सीनियर लोगों का नाम लिया, और मैं समझता था कि वो अच्छा मॉडल था, लेकिन वैसा नहीं हुआ 2019 के इलेक्शन में। देखिए, हर किसी पार्टी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन महत्वाकांक्षाएं साधन के अनुसार होनी चाहिए, हैसियत के अनुसार होनी चाहिए। और जब तक आप इस बात पे एग्री नहीं करेंगे, और ये भी सुझाव शरद पवार जी का है कि जिन स्टेट्स में आपकी क्या हैसियत है उसके हिसाब से आपकी सीनियरिटी तय होनी पड़ी चाहिए, उसके हिसाब से आपका सीट शेयर तय होना चाहिए। तो विपक्ष की ये रस्साकशी, हाँ, तो विपक्ष की जो रस्साकशी चल रही है और विपक्ष की जो ग्रीड है, उसका जो लालच है कि हम ज्यादा सीट पे लड़े ताकि ज्यादा सीट पा जाएं, उसके चलते सारा मामला गड़बड़ाता है। बिल्कुल। और दूसरी साथ तो उनके समक्ष तो आपका ये कहना है कि विपक्ष अगर ईमानदारी से, ऑनेस्टली अगर अपने आप को एसेस कर ले कि वो कितने पानी में है और ज्यादा उड़ने की कोशिश ना करें, तो शायद बात बन सकती है प्रैक्टिकल होकर के। सुजाता पांडे, मैं आपके पास, सुजाता जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये तो आपको लगता है ये दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं, एक हर विपक्षी दल की ये महत्वाकांक्षा, और इसमें पलट के ये भी बोला जा सकता है महत्वाकांक्षा किसी को क्यों ना हो। अब जैसे एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई नेता ये बोलता कि हम 300 पार हो जाएंगे तो लोग हंसते, कोई यकीन नहीं करते, लेकिन पार्टी ने अपना संगठन बनाया, मजबूती से आगे बढ़े और आज आप हैं जहां पर हैं। ऐसे में अगर विपक्षी दल महत्वाकांक्षा रखना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है?
नहीं संकेत, पहले तो आपका नमस्कार। दूसरा जो आपका सवाल है कि महत्वाकांक्षी होना गलत बात नहीं है, महत्वाकांक्षी होना चाहिए, तभी तो आप मेहनत करेंगे, तभी तो आप अपनी कमियों पे काम करेंगे। लेकिन महत्वाकांक्षी होना और अपनी कमियों को जो उसको इंग्लिश में बोलते हैं ईयर टू द ग्राउंड ना रख के वैसे महत्वाकांक्षी होना जहां पे पार्टी परिवारवाद बन जाए, परिवारवाद पार्टी बन जाए, तो वहां पे मुश्किल आ जाती है। आज विपक्ष के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास चेहरा नहीं है, एक ऐसा चेहरा जो सारे भारत को एक बड़े नेता के रूप में भारत जिसको देखता हो। कोई भी नेता, चाहे आप शरद पवार ले लीजिए, चाहे आप ममता बनर्जी ले लीजिए, चाहे आप केजरीवाल ले लीजिए, राहुल गांधी की तो बात ही नहीं करूंगी, दूसरे नेता भी जो हैं, स्टालिन को ले लीजिए, वाईएसआर ले लीजिए, केसीआर ले लीजिए, किसी को भी, सबकी जो उनकी पहुंच है वो उनके क्षेत्र में ही सीमित है, उससे बाहर नहीं है। उनकी पहचान, उनका व्यक्तित्व, उनका काडर सब कुछ वहीं पे है। तो आप एक विपक्ष में आप नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होने की कभी सोच सकते जब उनके कद का कोई नेता हो। दो पहली बात। उसके बाद नरेंद्र मोदी सिर्फ नरेंद्र मोदी एक कोई व्यक्ति नहीं है, उसके पीछे जो ब्रांड नरेंद्र मोदी के पीछे एक कहानी है, एक स्टोरी ऑफ 45 साल का संघर्ष है, एक आस है जो लोगों को में दिखी, जो आम आदमी एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, ये सपनों की उड़ान है। और साथ ही साथ वो सारी चीजें, वो सारे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। आप राजमहल में बैठ के और कहीं पे हॉलिडे मना के ये सोचेंगे कि हम चुनाव जीत जाएंगे और नरेंद्र मोदी को जो जनता वोट कर देगी क्योंकि वो उनसे बोर हो जाएगी, तो ये आलोक जी का जवाब स्वप्न देख रहे हैं। आलोक जी आपका रिप्लाई। देखिए, मुझे लगता है कि पहली बार बीजेपी को लोकसभा के अंदर पहली बार उनको अपने बहुमत पर सरकार बनाने का मौका मिला। और पिछली बार कोएलिशन में 45 पार्टियां थी। क्या हाल कर दिया है देश का 7-8 वर्षों में, पूरा देश देख रहा है। अगर इसमें कहीं पर कोई प्रश्न चिन्ह है तो आप बता दीजिए कि सीबीआई के दफ्तर को अगर दिल्ली पुलिस रात को 2 बजे जाकर घेर रही है तो किस तरह से देश चल रहा होगा। एक पूरा मीडिया का हिस्सा, पूरा तंत्र जो है वो जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री की वाहवाही करने में लगा रहता है वो भी पूरा देख रहा है। इलेक्शन कमीशन को किस तरह से इमरजेंसी लगाने वाली लोकसभा के अंदर, जब लोकसभा का जब चुनाव था संकेत भाई, हम लोगों ने देखा कि नमो टेलीविजन था, वो पूरे लोकसभा के चुनाव चला और उसके बाद वो गायब हो गया। इलेक्शन कमीशन में शिकायत होती है, सब कुछ होता है, लेकिन आज जिस तरह का गुंडा राज चल रहा है पूरे देश के अंदर, जिस तरह की मनमानी चल रही है, 2000 से ज्यादा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीजेपी शासित राज्यों में हैं। आप केवल हिंदुत्व और नकली हिंदुत्व और जिस तरह से कपटी राष्ट्रवाद को लेकर चल रहे हैं, आप काऊ बेल्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप हिंदू बेल्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लोकसभा के नतीजे देखिए, केरल, उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सब जगह, पंजाब इवन। पर आलोक जी, मैं यही कह रहा हूं ना, ये कांग्रेस पार्टी की उपलब्धि नहीं है, ये उन रीजनल पार्टीज की उपलब्धि है जिनके साथ या तो कांग्रेस पार्टी की समय समय पे बन नहीं पाती या कुछ तारतम्य नहीं बैठ पाता। बात यही हो रही है कि वो महागठबंधन एक सपना ही क्यों बन के रह जाता है। मैं इस बात से संकेत भाई आपकी से सहमत हूं कि बेहतर तारतम्य और समय से तारतम्य बनना चाहिए। महेश साहब से ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आपका ये मानना है कि शरद पवार जो हैं वो अपने राजनीतिक अस्तित्व का सबसे सटीक आकलन करते हैं, कि उनको एहसास है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिसकी उम्मीद लोग उनसे लगा बैठे, कि वो सीधा नरेंद्र मोदी से भिड़ जाएं, कि वो एक 2 वे प्रेसिडेंशियल टाइप का कॉन्टेस्ट कर लें नरेंद्र मोदी के साथ, यूपीए का चेहरा हो जाएं? क्या उनको इस बात का एहसास है कि ये शायद ना हो पाए मुझसे? देखिए संकेत जी भिड़ाना ये कोई एनसीपी का काम नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि देश का लोकतंत्र मजबूत हो, देश के संविधान का आदर हो और संविधान ने बनाए हुए कानून के तहत देश की व्यवस्था चले, ये हमारी भूमिका पहले से रही है। अब देश का यूपीए, जैसे हमारी मैडम ने कहा, सुजाता जी ने शायद कहा कि यूपीए का चेहरा कौन बनेगा ये पता नहीं, उनके पास चेहरा नहीं। लेकिन मुझे लगता है लोकतंत्र में प्रजा ही या लोग ही हमेशा सरकार का चेहरा होते हैं। 2014 में देश के लोगों ने मोदी साहब को चुना, उस चीज़ का हमने स्वागत किया। हमारी खामियां हम
मानते हैं उसके अंदर हमारी कुछ खामियां रही होंगी शायद, इसीलिए इतना बड़ा परिवर्तन आया। और 2024 में अगर कुछ फिर परिवर्तन आ गया तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र का विजय होगा। बहुत सी बातें पिछले सालों में, पिछले 2014 से लेके अब समझो 2 बार इनकी सरकार बन चुकी है, तो इसके अंदर हमने अपनी बातें रखी हैं। बहुत सी चीजों पे हमने अपना मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन प्रजातंत्र का गला घोंटते हुए, सरकारी जांच एजेंसियों का उपयोग करते हुए विपक्ष की आवाज को दबाने का काम हमेशा से केंद्र के माध्यम से हो रहा है। तो मेरा ये कहना है महेश जी, पार्टी नहीं है महेश जी, वो लीड कौन लेगा? किसी को तो लीड शिवसेना भी है, कांग्रेस भी है, टीएमसी भी है। नहीं है तो सब, लेकिन ऐसा है एक गाड़ी के 35 ड्राइवर नहीं हो सकते। एक गाड़ी में एक ही आदमी ड्राइवर में बैठेगा। अभी हमने रिसेंटली एक पढ़ा है कि बीच में आपने देखा होगा तो केसीआर जी भी मुंबई आके गए, पवार साहब से उनकी मुलाकात हुई। ममता दीदी ने अभी बीच में हाल ही में देश के सभी मुख्यमंत्री को, मतलब गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों को और उनके राजनेताओं को लेटर भी लिखा है। तो आने वाले समय में देखिए ना, अभी 2024 को फिर भी समय है, लेकिन आज देश की जनता इस प्रकार से जो एक नहीं, मैं आपसे ये सवाल ये पूछना चाहता हूं आपसे और फिर शर्मा जी से, महेश तापसे जी, जब शरद पवार गुजरात जाकर के अमित शाह से मिल जाते हैं से मेरा मतलब मुलाकात होती है उनकी, दिल्ली में नरेंद्र मोदी से मिल लेते हैं, नितिन गडकरी के साथ बैठ करके एक उनकी मुलाकात हो जाती है, तो अक्सर राजनीति में आप जानते हैं शिष्टाचार भेंट, ये एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत मायने होते हैं। और राजनीति में शिष्टाचार मेरे ख्याल से ठीक है, आप बोल जरूर लें, लेकिन कोई चीज सिर्फ शिष्टाचार पर जाकर के नहीं रुकती जब तक मकसद सिद्ध ना हो। ऐसे में क्या दिमाग में क्या है शरद पवार जी के? आज जो पवार साहब की देश के प्रधानमंत्री महोदय साहब के साथ बैठक हुई या भेंट हुई, वो हमारे उधर के सांसद मोहम्मद फैजल जी के साथ हुई। वहाँ के लक्षद्वीप के जो कुछ मसले थे, जो मोहम्मद फैजल जी को वहाँ पे प्रधानमंत्री साहब के सामने सिर्फ लक्षद्वीप पर बात हुई में मोहम्मद फैजल जी को लेके हाँ, मतलब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है पवार साहब की, उसमें जो उन्होंने दोहराया कौन मानेगा? हमारी विनोद शर्मा जी, आप यकीन करेंगे अगर ये बोला जाए कि एक शिष्टाचार मुलाकात कल रात हुई और आज सिर्फ लक्षद्वीप पर प्रधानमंत्री से बात हुई। विनोद शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको लगता है कि जब ये बोला जाए कि कल, विनोद जी आपको मेरी आवाज आ रही है? विनोद शर्मा, लगता है विनोद जी मुझको नहीं सुन पा रहे हैं। प्रकाश चंद जी के पास मैं जाना चाहता हूं। प्रकाश चंद शर्मा, देखिए राजनीति में शिष्टाचार भेंट के क्या मायने होते हैं और क्या मतलब होते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब तक कोई मकसद ना सिद्ध हो रहा हो, मुझे नहीं लगता है कि इन शब्दों पर बहुत ज्यादा भरोसा करना चाहिए। संकेत, स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है और बीजेपी इसका पालन करते आ रही है। अभी जो बातें मतलब ओवरऑल हमने कही, सुनी, देखी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, बीजेपी रूट कॉज के साथ काम करती है। देश की जो बेसिक समस्याएं थी, अब क्या है, आलोक शर्मा जी टाइप के लोग हैं कांग्रेस में, इन्होंने कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली हैं, ये समस्या देख नहीं पा रहे हैं, काम कर नहीं रहे हैं, एक पहरा इन्होंने रख लिया है, नेगेटिविटी रख लिया है, सॉल्यूशन इनके पास है नहीं, और ये खुद फेल हुए, अपने फेलियर पे अपनी ये खुशी ढूंढते हैं। ये बिल्कुल फेल रहे, राज किया 70 साल देश पे, उसके बाद देश को गर्त पे ले गए, और उसके बाद भी एक परिवार की मतलब परिवार की भक्ति में राइट टू रिप्लाई देना पड़ेगा मुझे आलोक जी को। आलोक जी का जवाब बहुत जल्दी, क्योंकि पर्सनल बात बोली तो राइट टू रिप्लाई प्लीज। कैसे बचाया है ये उनको नजर नहीं आ रहा है। कोविड 2 साल गया। आलोक जी प्लीज, आलोक जी का रिस्पॉन्स। और समस्याओं की बात, मैंने सारी समस्याएं गिराई हैं। जिस देश के अंदर भूखमरी बढ़ जाए, जिस देश के अंदर 84 करोड़ लोगों की आय घट जाए, जिस देश के अंदर बेरोजगारी चरम पर हो, जिस देश में महंगाई चरम पर हो, उसमें कौन सी समस्या ऐसी है जो नहीं है? करोड़ों उद्योग बंद कर दिए, जो कांग्रेस ने बनाया 70 साल में सब बेच दिया, आकाश से लेकर हवाई जहाज से लेकर और रेल तक सब कुछ बेच दिया। तमाम अच्छी अच्छी कंपनियों को आपने बेच दिया कौड़ियों के भाव। मुझे लगता है कि देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी आप लोगों को। डेटा इकोनॉमी कहाँ थी, क्या एक्सपेंडिचर हम करते थे,
52 रुपए पे डॉलर छोड़ा था, कहां पर है? 80 रुपए का डॉलर कर दिया, कहां पर है इकोनॉमी? अच्छा चलिए, ये घूम गई बहस एक ऐसे डायरेक्शन में जो कि हमारा मकसद नहीं था, लेकिन एक अंदाजा मिल गया कि कौन कितने पानी में और कौन कहां है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी को बधाई, आज 42nd फाउंडेशन डे है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे कि शरद पवार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। बने रहिए हमारे साथ। और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई है। दो बातें कही उन्होंने। कहा संजय राउत के साथ अन्याय हुआ है, राउत के खिलाफ कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी, क्या वे सरकार के खिलाफ बोलते हैं इसलिए। शरद पवार ने प्रधानमंत्री से कहा कि राज्यपाल कैबिनेट के फैसलों पर अमल करें। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार स्थिर है। उन्होंने फिर दोहराया कि वो यूपीए की जिम्मेदारी लेने के लिए अभी तैयार नहीं है। दो बातें की, एक पिछले 2-2.5 सालों से महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर्स नॉमिनी 12 seats which state government has recommended to honorable governor, the governor has not acted, and that's why these 12 seats are vacant for the last 2.5 years. So I just wrote to ये बात मैंने प्रधानमंत्री के कान पर डाली। दूसरी बात ये थी कि संजय राउत राज्यसभा के मेरे करीब सामना के संपादक एडिटर, उनके यहाँ कुछ कदम ये सेंट्रल एजेंसी ने उठाए हैं। ये कदम में उनका फ्लैट और उनके आधा एकड़ जमीन वो अटैच की है। हमें लगा कि ये इंजस्टिस है, और ये इंजस्टिस एक तो राज्यसभा सदस्य और दूसरा सीनियर जर्नलिस्ट, और इसलिए ये बात मैंने प्रधानमंत्री के कान पर डाली। बस टर्न डाउन कर दिया। कितनी सच है ये खबरें? बिल्कुल। एक तो मैंने और मेरी पार्टी की लाइन यूपीए की चेयरमैनशिप हम लोग बांध गए, ऐसी चीज बिल्कुल नहीं। मेरा पर्सनल ये कहना है कि ये जिम्मेदारी लेने के लिए मैं खुद तैयार नहीं हूँ, कि मैंने कई बार कहा है। हाँ, कुछ लोग पार्टी में कहते हैं कि आप जिम्मेदारी ले लो, but that's not possible for me, and that's why, and secondly, we don't want to disturb present setup. और अभी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं राजीव जी, जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हैं। राजीव, थोड़ा अगर आप विस्तार से बता पाएं कि जो अहम मुद्दे हैं, जो बड़े मुद्दे थे कि किस तरफ जाएंगे शरद पवार, मीटिंग में आज उन्होंने प्रधानमंत्री से क्या चर्चा की, संजय राउत के मुद्दे पर उन्होंने क्या बोला, और यूपीए की जिम्मेदारी क्यों नहीं संभालना चाहते हैं, इन सब पर उन्होंने क्या कहा। देखिए, 3-4 बातें हैं। उन्होंने पहला साफ किया कि जो प्रधानमंत्री से 20 मिनट जो मुलाकात हुई है, लक्षद्वीप के जो प्रशासक हैं, गुजरात बीजेपी के पहले नेता थे प्रफुल्ल के पटेल को लेके उन्होंने शिकायत की है कि वो उनकी जो नीतियां हैं वहां पर लक्षद्वीप के सांसद को लेकर मिले थे, मोहम्मद फैजल के साथ मिले थे। उसके नीतियों की वजह से वहां लोगों का बहुत विरोध है, प्रदर्शन चल रहा है, सरकारी नौकरी कट रही है, और जो जमीनों का जो लीज पर लिया जा रहा है, वो जो नीतियां होनी चाहिए वो नीतियों का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र की जो सरकार, जो अघाड़ी सरकार है, वो संकट में, उन्होंने साफ किया कि वहां कोई संकट नहीं है, और अगले जो आने वाले चुनाव हैं, यानी जब अगली बार जब विधानसभा चुनाव होगा 2-2.5 साल के बाद, उसको लेकर भी तीनों पार्टियां जो है एक साथ इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री से शरद पवार ने यह भी कहा कि जो महाराष्ट्र की जो 12 जो सीटें जो खाली जो नॉमिनी सीटें होती है राज्यपाल की जो होती है, उसको लेके जो है 12 नाम भेजे गए, लेकिन राज्यपाल ने उसको जो है उसको लेके अभी तक जो है 2.5 साल हो गए, और उसको लेके अपनी राज्यपाल ने जो अपने कह सकते हैं कि जो अपने जो अप्रूवल देते हैं वो अभी तक नहीं दिया है।
संजय राउत के बारे में साफ तौर पर कहा कि संजय राउत के घर जिस तरह से छापामारी हुई ईडी की जो वो बहुत गलत है। और खासतौर से उन्होंने जिक्र किया ममता बनर्जी की चिट्ठी की जिक्र किया कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखा था कि केंद्रीय एजेंसियों का जो जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है उसको लेके सारे विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर मुकाबला करने की जरूरत है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से बीजेपी के भी लीडर है वो बाकायदा ईडी के नाम लेके धमकी देते हैं कि अगर आप हमारे साथ न हो तो हम आपके छापा मरवा देंगे। संजय राउत ने आज एनडीटीवी में बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि उनसे अघाड़ी सरकार को गिराने के लिए 5 महीना पहले बीजेपी के नेताओं ने कहा था, और जब उन्होंने कहा कि नहीं मदद नहीं करेंगे तो यही वजह है कि उनके घर ईडी और जो बाकी एजेंसियों की छापेमारी की जा रही है। तो ये मोटे तौर पर कह सकते हैं। लेकिन संभवतः उनसे जब पूछा गया कि क्या आप यूपीए की जिम्मेदारी लेंगे तो उन्होंने संभवतः स्वास्थ्य वजहों से कहा, हालांकि पहले भी इनकार कर चुके हैं, बोले कि नहीं मैं जिम्मेदारी लेने के पक्ष में नहीं हूं। लेकिन साथ में ये जरूर कह रहे हैं कि लाइक माइंडेड पीपुल को जो पार्टियां हैं उन सबको एक साथ इकट्ठे होने चाहिए। महंगाई का मुद्दा है और जिस तरह से आम आदमी परेशान है, इन सारे मुद्दों को लेकर विपक्ष को एक साथ होकर रणनीति बनाने की जरूरत है और उससे सरकार के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। जी राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। और महाराष्ट्र में केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई में शिवसेना नेता संजय राउत को बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय ने संजय राउत की अलीबाग की जमीन और दादर में एक फ्लैट की कुर्की का नोटिस जारी कर दिया है। ईडी का दावा है कि दोनों संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से बनाई गई हैं। वहीं संजय राउत ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है। राउत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे। वो मिट जाएंगे लेकिन हम नहीं झुकेंगे। किसी भी सूटर में चाहे कुछ भी कर ले, क्या करेंगे? जेल में डालेंगे ना। उनके हाथ में और क्या है? जेल में डालेंगे। या सुबह मैं वॉक को जाता हूँ अर्ली इन द मॉर्निंग तो हरिंद पंड्या जैसे हमको गोली मार देंगे। और क्या करेंगे? उनके हाथ में क्या है? हम नहीं, वो हमको पहचानते नहीं और पहचानते हैं इसलिए सब चल रहा है। छोड़ दीजिए। पंजाब विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद आम आदमी पार्टी का अगला लक्ष्य हिमाचल प्रदेश है। वहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन केजरीवाल और उनकी टीम ने अभी से अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में केजरीवाल ने आज मंडी में रोड शो कर वहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे। हाथों में तिरंगा लिए बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस रोड शो में शामिल हुए हैं। हम लोग बहुत मामूली लोग हैं, आप ही की तरह हैं, आम आदमी हैं। हमें राजनीति करनी नहीं आती, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमें काम करना आता है, हमें देशभक्ति करनी आती है, हमें भ्रष्टाचार दूर करना आता है। दिल्ली से पहले खत्म करा भ्रष्टाचार। और अब मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, 20 दिन में भगवंत मान जी को 20 दिन हुए मुख्यमंत्री बने हुए। 20 दिन में भाई साहब पंजाब से भ्रष्टाचार खत्म हो गया, कम नहीं हुआ, खत्म हो गया।